हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। ये इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कि ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडियन इंडस्ट्री का क्या हाल था, क्या सिचुएशन थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्योंकि ये वन शॉट नोट्स हैं, एकदम आसान और सिंपल लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश रूल में इंडियन इंडस्ट्रीज का हाल बहुत बेकार था। इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन पे थी। उसका फर्स्ट पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले मैं रीड करता हूँ फिर आपको बताऊंगा। British government systematically destroyed the Indian handicrafts industries. The main motive of Britishers was first to get raw material from India at cheaper rate for their industries in Britain, or second to sell finished goods to India at higher price. ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या करते थे, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वो लोग यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल्स ले जाते थे अपने ब्रिटेन में और वहां से अपनी मशीनों पे फिनिश गुड्स बना के इंडिया के अंदर सेल करते थे हाई रेट पे। और उन्होंने सबसे ज़्यादा डैमेज किया था हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को। हमारे इंडिया बहुत फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए, पहले भी और अभी भी है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। Britishers introduced discriminatory tariff policy, which means no custom duty was imposed on export of raw material by India to Britain and no custom duty on import of finished goods from Britain, but heavy taxes were imposed on export of handicrafts by India. ब्रिटिशर्स एक बहुत डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लाए थे जिसके तहत वो यहाँ का रॉ मटेरियल विदाउट किसी इम्पोर्ट ड्यूटी के ले जाते थे, बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ले जाते थे और वहां से अपनी मशीनों से गुड्स बना के इंडिया में लाते थे और उसको बेचते थे हाई रेट पे। और जो इंडिया की मेन मार्केट थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की, उसको एक्सपोर्ट करने नहीं देते थे। तो इसमें लिखा भी है गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बट हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट बाय इंडिया। जब भी इंडिया के लोग चाहते थे कि हम अपने गुड्स को हैंडीक्राफ्ट को बेच सके, उसमें हैवी टैक्स लगता था, इतना टैक्स लगता था कि इतना वो कमा भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ की इंडस्ट्री डाउन होती थी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। अब देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ था उस पॉलिसी का। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। फर्स्ट, ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज द इंडियन इकोनॉमी अफेक्टेड एज फॉलोज। ड्यू टू इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स वी फेस्ड ए ग्रेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन मास स्केल। जब भी हमने इंपोर्ट किया ब्रिटिशर्स के रूल में, और वो हमें फोर्स भी करते थे क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, वो बाहर से अपनी यहाँ की रॉ मटेरियल ले जाके अपनी मशीनों पे गुड्स बना के लाते थे, वो जल्दी बनते थे और वो यहाँ पे सेल करते थे। तो जब भी हम उनसे इम्पोर्ट करते थे तो जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसका बहुत ज़्यादा आउटफ्लो होता था। जो हमारे पास फॉरेन करेंसी थी उसका बहुत ज़्यादा आउटफ्लो होता था। मेरा नेगेटिव पॉइंट ये था। और सेकंड ये था कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया था, डेप्रिशिएट कर दिया था, उसके कारण मास अनएम्प्लॉयमेंट थी इंडिया के अंदर, मास एम्प्लॉयमेंट, खाने की भी दिक्कत होने लग गई थी। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज रेफर्स टू एन इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस machines, tools, etc. During British rule, there was hardly any capital good industry, which lead to fall in the growth of industrial sector. Capital good industry कौन सी होती है? जो machines बनाती है, tools बनाती है और बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है। ब्रिटिशर्स के रूल में कोई भी ऐसी मतलब हार्डली एक आध इंडस्ट्री रह गई होगी, बाकी सारी कैपिटल गुड इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, अपने डिक्लाइन पे थी। और इसका मेन कारण ये हुआ कि जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो एकदम डेप्रिशिएट हो गया, जीरो हो गया। और ये ब्रिटिशर्स ने जानबूझ से किया था क्योंकि वो हमें कॉलोनाइज करना चाहते थे और हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। लो कंट्रीब्यूशन जीडीपी, मैंने अभी तक आपको जितना भी बताया उस पॉइंट से क्लियर होगा कि वो हम लोग कुछ, हमारी इंडस्ट्रियां कुछ भी कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रही थी जीडीपी में। क्योंकि जब सारी इंडस्ट्रियां डेक्लाइन होगी, डेप्रिशिएट होगी, क्या कर पाएंगी वो? देखो पढ़ो इसको। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज वाज वेरी स्मॉल विच लीड टू डिक्लाइन इन जीडीपी। जो नई इंडस्ट्रियां थी वो बहुत स्मॉल थी, वो बहुत, पहले बात तो बहुत स्मॉल थी और बहुत कम ही रेट में ग्रो कर पा रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे वो ग्रो करे। इसलिए जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट हो ही नहीं पा रहा था, 0%, मतलब 1% भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा थे और इंडस्ट्री खुलना ही बहुत मुश्किल था। अब बात कर लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था ब्रिटिश रूल में। लिमिटेड रूल ऑफ पब्लिक सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर was just focused on railways, electricity and communication.
देयर वर नो सीरियस स्टेप फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो ये पॉइंट पढ़ के आपको ये लग रहा होगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर रेलवे बनाई, इलेक्ट्रिसिटी आई, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हुआ, पर लेकिन ये सब कुछ जो भी उन्होंने किया था अपने फायदे के लिए किया था। वो क्या करते थे, यहाँ से जो रॉ मटेरियल उठाते थे या जो ब्रिटेन से जो भी हथियार आते थे वो रेलवे के थ्रू पूरे देश में सप्लाई करते थे। मद्रास में, दिल्ली में कैसे, रेलवे से। तो उन्होंने हमारे बेनिफिट के लिए कुछ नहीं बनाया था, वो हमें और एक्सप्लॉइट कर सके इसलिए रेलवे लेके आए थे। तो इसके अंदर जो भी लिखा है कि रेलवे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल में आया या बहुत पीक पे था, वो सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए था। सो देयर वर नो सीरियस स्टेप फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए कोई स्टेप लिया ही नहीं गया। जो पैसा लगा ऐसे रेलवे पे लगाया ताकि अपना फायदा उठा सके। इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड था, इंडस्ट्री डेप्रिशिएट हो रही थी और हमारा देश ग्रो नहीं कर रहा था। बच्चों ये जो भी नोट्स हैं बहुत वन शॉट लैंग्वेज में है, तो एक बार वीडियो को समझो कि सब क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी फॉरेन पॉलिसीज क्या थी, फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था उसका है, वो आएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है स्विस कैनाल का, वो भी आएगा इसके अंदर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।